फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस में हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित शुक्ला। आज हम लोग नया सब्जेक्ट इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में हम वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों हम लोग एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, राइट। पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री वो करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें से ये हमारे वीडियोस जाएंगे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है उसमें क्या है चीज़ें हैं। हम आज़ादी तो पा गए, लेकिन क्या हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास जैसे हम कहते हैं, क्या हमारा इतिहास आज़ादी के साथ ही ख़त्म हो गया? क्या इतिहास महज आज़ादी तक ही था? इतिहास तो जो भी पास्ट में समय बीत गया, वो जो घटनाएं हैं वो सब इतिहास ही होती हैं। तो हमें बहुत आवश्यक हो जाता है कि आज़ादी के बाद वो कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं घटी जो हमारे देश को बहुत प्रभावित की, और कुछ तो घटनाएं ऐसी रहीं जिनका प्रभाव आज तक हम देख रहे हैं कि जब कभी कम्युनल वायलेंस की बात होती है, इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, राइट, और जो न्यूक्लियर जो होड़ चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसकी बात होती है, या टेररिज्म की बात होती है, तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए गांधी, नेहरू इनको जिम्मेदार ठहराते हैं। तो आज़ादी के बाद की जो घटनाएं हैं उनका हमारे जीवन में आज तक इम्पैक्ट है। ब्रिटिश ने जो हमारे ऊपर रूल किया वो 1947 के बाद उसका जो इम्पैक्ट था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, लेकिन जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है उसका जो इम्पैक्ट है वो आज तक हमारे ऊपर है। इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें जब जानना और समझना बहुत आवश्यक है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या भारत के विभाजन को टाला जा सकता था? कैन पार्टीशन ऑफ इंडिया बी अवर्टेड? हमारा आज का टॉपिक है, कैन पार्टीशन ऑफ इंडिया बी अवर्टेड? क्या भारत का विभाजन टाला जा सकता था? तो इसमें देखिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट, और एक है जो लेफ्ट विंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा है जो राइट विंग वाले हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखिए जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि जो मुस्लिम लीग थी वो एक रीजनल पार्टी थी, राइट। रीजनल पार्टी होने के कारण वो कभी भी अपने दम पे केंद्रीय सत्ता में नहीं आ सकती थी, और उनको एक राजनीतिक पद और गुरूर चाहिए ही था। तो मोहम्मद अली जिन्ना का ये था कि जैसे आपको कुछ एक छोटी चीज़ चाहिए होती है तो आप हमेशा उससे बड़ी चीज़ की डिमांड करते हो, ताकि अब जब बड़ा से बड़ा डिमांड करोगे तो बड़ा वाला नहीं मिलेगा, तो नहीं भी मिला तो कम मिलते मिलते मिलेगा, तो वो मिल जाएगा जो आप चाहते थे। तो वो कहते हैं कि जो 1940 का जो लाहौर प्रस्ताव है मुस्लिम लीग का, जिसमें एक पृथक राष्ट्र की बात की गई, मतलब एक प्रॉपर प्रस्ताव लाया गया कि इंडिया और पाकिस्तान दो कौम नहीं, महज दो कौम नहीं दो मुल्क है। मतलब एक हमें मुल्क चाहिए हिंदुओं के लिए और एक हमें मुल्क चाहिए पाकिस्तान के लिए। तो जो 1940 का मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव है, इसमें जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, उस पे वो कहते हैं कि हिंदुओं के लिए अलग देश और मुस्लिमों के लिए अलग देश, और ये पार्टीशन का एक कारण बना। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इसका जो काउंटर व्यू है वो ये है कि वो एक तरह की बार्गेनिंग टैक्टिक्स थी। इट वॉज जस्ट ए बार्गेनिंग टैक्टिक्स बाई मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। कि अगर मान लो आप पिस्टल चाहिए तो आप जो आवेदन करो वो तोप का कर दो। तो अगर तोप का आवेदन करोगे, तोप नहीं भी मिलेगी तो पिस्टल तो मिल ही जाएगी, है कि नहीं? कि जैसे मान लो आपको किसी व्यक्ति से 1 घंटे काम कराना है और आपको पता है कि आप सीधे 1 घंटा बोल दोगे तो वो काम नहीं करेगा, तो क्या करो, उसको बोल दो भाई तुम्हें 3 घंटा काम करना है। तो बोलेगा नहीं नहीं 3 घंटा तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर उससे बोलो चलो 3 घंटे नहीं, चलो 2 घंटे काम कर दो। बोलेगा यार 2 घंटे भी ज़्यादा है। चलो यार ठीक है, अब तुम्हारे लिए 1 घंटा कम कर दिया, अब 1 घंटे कर दो, इससे अब ना मत करना। तो पहले वो 3 घंटे था, अभी वो 1 घंटे में आ गया, तो उसको लगेगा यार अब तो मुझे 1/3 काम ही करना है, और कर देगा। आपको तो पता है कि उससे 1 घंटे ही काम कराना था। तो ये एक तरह का बार्गेनिंग टैक्टिक्स था कि अगर हम पार्टीशन की बात करेंगे तो पार्टीशन नहीं भी होगा तो हमको सत्ता में उतनी भागीदारी तो कम से कम मिल ही जाएगी जितना हम चाहते थे। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि मुस्लिम लीग और लाहौर प्रस्ताव जिम्मेदार है, और इसका जो काउंटर व्यू वो ये कहता है कि वो तो बार्गेनिंग टैक्टिक्स थी, अब कांग्रेस वाले नहीं समझ पाए तो हम क्या करें। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया।
दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ब्रिटिश के साथ में एक तरह का एक पैक्ट कर लिया ताकि जो पावर है वो शिफ्ट होकर लोअर क्लास के पास ना जाए। तो लोअर क्लास को पावर से महरूम रखने के लिए ये एक तरह का षड्यंत्र था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने मिलकर किया। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि जो मुस्लिम मासेस हैं उन तक पहुंचने में कांग्रेस का फेलियर रहा। कांग्रेस उनको समझा नहीं सकी कि हम लोग बहुत पहले से एक साथ मिलते चले आ रहे हैं। तो ये जो टू नेशन थ्योरी है ये एक राजनीतिक एक सीढ़ी है जो आपके कंधों से होके गुजर रही है। हम तब भी पहले भी साथ में रहते थे, अभी भी साथ में रहते हैं। ये चीज़ को कन्विंस करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस फेल कर गई। तो ये तो हो गई, हमने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देख लिए, लेकिन इसके पीछे और कौन से बहुत बड़े फैक्टर काम कर रहे थे जो भारत के पार्टीशन के लिए जिम्मेदार हैं, राइट? कि अगर वो फैक्टर्स नहीं होते तो शायद भारत के विभाजन को टाला जा सकता था। वो कौन से फैक्टर हैं जो भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं? तो उसमें एक जो फैक्टर है उसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल फैक्टर, इंटरनेशनल फैक्टर। और दूसरा जो फैक्टर है वो हो गया हमारा डोमेस्टिक फैक्टर, डोमेस्टिक फैक्टर। अब जो इंटरनेशनल फैक्टर है उसमें फिर हम लोग दो पार्ट में से ब्रेक कर सकते हैं कि इंटरनेशनल फैक्टर में एक तो हो जाएगा कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, जो कोल्ड वॉर चल रहा है। और दूसरा हो गया रोल ऑफ लंदन, लंदन की भूमिका। ठीक, अब ये देखो यूएसएस इस मामले में क्या होता है, यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार चल रहा है। इस कोल्ड वार में क्या है कि जो अफगानिस्तान है वो उसका एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, और ये स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस सब लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान का स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्यों है। तो अमेरिका को ये लगता है कि कल को अगर हमें कोल्ड वार के दौरान अगर स्थितियां ऐसी बनी कि हमको रसिया से युद्ध करना पड़ा तो हमारा जो बैटल ग्राउंड बनेगा वो अफगानिस्तान ही होगा। तो अफगानिस्तान में हमें रसिया से लड़ने के लिए हमें एक बेस की आवश्यकता है। भारत जो कि बहुत पहले से ही कह रहा है कि नॉन अलाइन मूवमेंट पे हम जाएंगे, हम बहुपक्षी, हम बहुध्रुवी विश्व का हिस्सा बनेंगे, ना तो हम रसिया के फेवर में जाएंगे, यूएसएसआर के फेवर में जाएंगे, और ना हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे। यानी हम किसी की लड़ाई का मोहरा नहीं बनना चाहते हैं। तो अमेरिका समझ गया था कि अगर हमको यूएसएसआर से लड़ाई लड़नी है तो भारत तो हमें बेस देगा नहीं, तो अगर पार्टीशन हो जाएगा तो पाकिस्तान बेस देने के लिए एग्री हो जाएगा। तो अमेरिका के हित में है कि इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाए, और जब पार्टीशन हो जाएगा तो हम रसिया से लड़ने के लिए पाकिस्तान को बेस के रूप में यूज करेंगे। तो हमने क्या देख लिया कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वार चल रहा है उसमें किस बैटल ग्राउंड क्या बनने वाला है, जो बैटल ग्राउंड बनेगा वो बनेगा आपका अफगानिस्तान। बैटल ग्राउंड कौन बनेगा? अफगानिस्तान। तो बैटल ग्राउंड जब अफगानिस्तान होगा तो आपको एक बेस की आवश्यकता होगी ताकि यूएस यूएसएसआर के खिलाफ लड़ सके। कहां पर? अफगानिस्तान में। अब होगा क्या कि बेस देने के लिए दो यहां पे प्लेयर हैं, एक है इंडिया और एक है पाकिस्तान। इंडिया ने सीधे सीधे मना कर दिया, और इंडिया शुरू से ही बात कर रहा था कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट की ओर जाएंगे, यानी हम गुट निरपेक्षता की ओर जाएंगे, हम किसी पाले में नहीं जाएंगे। तो जब भारत ने मना कर दिया तो भारत ने इस तरह का व्यू दिखाया तो पाकिस्तान ही ऑप्शन बचा। तो हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या देख लिया कि यूएस के भी इंटरेस्ट में था कि इंडिया और पाकिस्तान करके दो मुल्क बन जाएं ताकि हमें यूएसएसआर से लड़ने में पाकिस्तान को बेस बनाएंगे। और ऐसा हुआ भी कि जब अमेरिका को रसिया से लड़ाई लड़नी पड़ी तो पाकिस्तान ने ना केवल बेस दिया, अपने मुजाहिदीन, अपनी सेना, अपना पैसा, अपना हथियार सब कुछ मुहैया कराया, और ये प्रेडिक्शन यूएस का सही निकला। तो एक तरह से कहीं ना कहीं कोल्ड वार का जो फैक्टर है उसमें यूएस फैक्टर बहुत काम कर रहा है, ये हमने देख लिया। ठीक, अब रोल ऑफ लंदन क्या है? ठीक, अब लंदन की भूमिका क्या है? अब लंदन को ये लगता है कि ब्रिटेन के साथ में क्या है कि ब्रिटेन जो इंडिया में रूल कर रहा है उसके तीन मेन बेस थे। इंडिया में अगर ब्रिटेन रूल कर पाया तो उसके तीन आधार हैं। वो क्या है? एक तो उनका पुलिस व्यवस्था, दूसरी उनकी आर्मी,
और तीसरा हो गया सिविल सर्विसेज। इन्हीं 3 पिलर्स के दम पे ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया। अब आप देखते हो कि आज़ादी के समय लगभग 45 से 50% जो सिविल सर्वेंट हैं वो इंडियन होने लगे। तो जब इंडियन होने लगेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें एक राष्ट्रभक्ति, एक नेशनलिज्म की भावना तो होगी इंडिया के प्रति। तो अब वो सिविल सर्विसेज पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर सिविल सर्वेंट अब कहाँ से आने लगे हैं, वो इंडियन आने लगे हैं। तो ये पिलर भी कमज़ोर होने लगा। आपने 1857 का जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है उससे ही देख लिया है कि राष्ट्र की जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, जो राष्ट्रीयता की भावना है, वो सेना के अंदर ही आ गई थी। तो 1857 का जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो है, उसमें हमारी राष्ट्रवाद की भावना जो मुखर हुई वो आर्मी में ही हुई। तो आर्मी पे भी अब उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। और यही चीज़ पुलिस के साथ में थी। तो जब 3 पिलर में से 2 पिलर आपके ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके हैं और राष्ट्र प्रेम की भावना पुलिस में भी आने लगी, लेकिन जो मेन भावना आई वो आर्मी और सिविल सर्विसेज के लोगों में आई, जिससे अब उसको लगता है कि हम किसके बदौलत रूल करेंगे। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि अब जैसे जैसे हम लोग 1947 की ओर बढ़ रहे थे, तो जो ब्रिटेन की इनकम थी, जो ब्रिटेन की इनकम है इंडिया से, वो लगातार कम होती जा रही है और यहाँ पर उसका एक्सपेंडिचर क्या होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हो रहा है वो ब्रिटेन से इंडिया की ओर हो रहा है, जबकि आए वो किस इंटेंशन के साथ में थे कि यहाँ से धन दौलत लूट के वो ब्रिटेन को भेजना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ तो हो रहा है लेकिन उल्टा हो रहा है, वो यहाँ से इनकम कम कर पा रहे हैं और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो उनको इस बात की बहुत ज़्यादा जल्दी है कि कितने जल्दी पार्टीशन हो और हम यहाँ से निकल जाए। ठीक। तो ये हमने रोल ऑफ लंदन लिख दिया कि लंदन के भी इंटरेस्ट में है कि जितने जल्दी पार्टीशन हो जाएगा उतना हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। और आप ये भी देखोगे कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन को ये पता है कि अगर उसे दूसरे पावर से लड़ना है तो उसे अमेरिका की हेल्प चाहिए ही चाहिए। तो अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, अमेरिका के इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान करके एक अलग मुल्क बने ताकि हम बेस बनाएं, और अमेरिका के हित से कहीं ना कहीं ब्रिटेन के हित भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए भी रोल ऑफ लंदन में जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ यूएस। जो यूएस के इंटरेस्ट हैं उससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रख सकता ब्रिटेन। तो ये हमने क्या देख लिया, इंटरनेशनल फैक्टर में ये चीज़ें हो गई। डोमेस्टिक फैक्टर में हमारे क्या है, डोमेस्टिक फैक्टर में कहा जाता है जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो एक तरह से जिम्मेदार है, जिसे हम लोग कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में क्या कहा गया कि जो पहचान है किसी भारतीय की वो हिंदू है। तो जब हिंदुओं में इस तरह की भावनाएं आने लगी कि भारतीय होने की पहचान, हिंदुस्तानी होने की पहचान हिंदू है, चूंकि नाम में ही हिंदू लगा है, तो मुस्लिम्स ने क्या किया कि लग रहा है कि उनकी पहचान है वो गुम हो जा रही है। तो जब किसी इंसान को आप थोड़ा इग्नोर करते हो तो वो क्या करता है, वहाँ से अपने आप को रिलेट करना शुरू करता है जब वो बहुत स्ट्रांग था। जैसे आप किसी को कुछ ऐसी बात बोलो जो उसे अच्छी ना लगे, तो क्या कहता है, भूल गए वो दिन जब हम तुम्हारे ऊपर रूल करते थे, भूल गए वो दिन जब तुम हमारे दया के मोहताज हुआ करते थे। तो जब यहाँ पे कल्चरल नेशनलिज्म का एक पॉइंट उभर के आता है तो मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी पहचान वो सेंट्रल एशिया में खोजने लगे। वो रहते इंडिया में हैं लेकिन उनकी पहचान खोने कहाँ आने लगी, मध्य एशिया में आने लगी। और कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम का फैक्टर था वो सामने आ रहा है, राइट। लेकिन इसी के साथ साथ ब्रिटिश ने इसमें आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने ये देखा कि जब ये दोनों मिलके लड़ते हैं तो ब्रिटेन के लिए वो खतरा है, तो क्यों ना हम इनकी शक्ति को तोड़ दें। तो इनके जो हिंदू मुस्लिम के बीच की रिफ्ट थी, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच की रिफ्ट थी, उसको लगातार बढ़ाने का काम कर रहा है ब्रिटेन। और वो उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, 1909 का आप जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म देखते हैं उसमें क्या किया, मुस्लिमों को अपीज करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, ठीक है ना। और फिर जब आप आगे देखोगे 1932 में तो केवल हिंदू मुस्लिम के आधार पे हमें बांटने की कोशिश नहीं की, हिंदुओं में भी जो SC ST कम्युनिटी हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहा है। सेपरेट इलेक्टोरेट का अर्थ होता है कि उस पर्टिकुलर सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे। जबकि भारतीयों का ये मानना था, भारत सरकार के जो भारतीय लोग थे उनका ये मानना था कि ठीक है आप सीट रिजर्व कर दीजिए लेकिन ये
सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए बल्कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, मतलब सीट रिजर्व हो जाए लेकिन वोट देने दोनों लोग दें। लेकिन ये ब्रिटेन के हित में नहीं था। तो डोमेस्टिक फैक्टर में जो कल्चरल नेशनलिज्म का हिस्सा है, तो हिंदू मुस्लिम की रिफ्ट जो थोड़ी बहुत थी उसमें भी, उस डोमेस्टिक फैक्टर में भी आग में घी डालने का काम किया ब्रिटिश की पॉलिसीज़ ने। उन्होंने हमारे रिफ्ट को और चौड़ा कर दिया। तो अगर ये फैक्टर हम मैनेज कर ले जाते तो शायद भारत के विभाजन को टाला जा सकता था। तो आई होप, क्या भारत के विभाजन को टाला जा सकता था? ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो एक चीज़ ध्यान रखें, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आंसर कभी भी डैम श्योर होके ना दे, नहीं, ये आपके घमंड को शो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ दीज फैक्टर्स हैव बीन मैनेज्ड वेल, ओनली देन वी कैन सेट कि वी कैन गेट द फ्रीडम विदाउट द पार्टीशन। बट in these factors, India is not only the stakeholders, there are many other stakeholders. So it cannot be said in a definite way that the India could have get its freedom without partition, because there are several stakeholders. ठीक है, बहुत सारे से स्टेक होल्डर होने के कारण हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको आज़ादी बिना विभाजन के भी मिल सकती थी, क्योंकि हमारे विभाजन के पीछे बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं और उन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। अब इंटरनेशनल फैक्टर ही कुछ ऐसे हो गए होते कि हमारे फेवर में हो जाते, तो शायद बिना पार्टीशन के भी हमको आज़ादी मिल गई होती। तो हमने ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया, लेफ्ट विंग का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया, हमने राइट विंग का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया, और जो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फैक्टर जो भारत के विभाजन के पीछे काम कर रहे थे, हमने ये भी देख लिया। आई होप, क्या भारत के विभाजन को टाला जा सकता था? इस पॉइंट पे आपकी जो समझ है वो बहुत बेहतर हुई होगी। अगर ये आपको टॉपिक समझ आता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।